फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू माँ, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में आपको मैं आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो अक्सर घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप ये टॉपिक्स और ये क्वेश्चंस अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस से कुछ भी रिलेटेड चीजें आए तो वो आप सॉल्व इजीली कर पाओ। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद अ प्यारा सा सरप्राइज फॉर ऑल दोज जो शायद पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे होंगे। उनके लिए सरप्राइज ये है कि मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इज बैक नाउ। ये ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां पे आपको 100% अश्योर्ड स्कॉलरशिप मिल सकती है। 100% अश्योर्ड स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड ये टेस्ट की डेट्स थी आपकी 2, 3, 9 एंड 10 दिसंबर, जिसमें से 2nd और 3rd आप मौका गंवा चुके हो। तो अगर आपको मौका नहीं गंवाना है तो 9th और 10th दिसंबर में से किसी एक में जाकर के आप एग्जाम दे सकते हो। ये एग्जाम आपका ऑफलाइन सेंटर्स में हो रहा है एंड इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको पैसे की पेमेंट एग्जैक्टली नहीं करनी है। इसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको बस फिल आउट करना है और आप खुद को रजिस्टर कर लोगे। और बस या तो 9 या तो 10 किसी भी दोनों डेट्स में से एक दिन जाकर के उन ऑफलाइन सेंटर्स में आपको टेस्ट देना है एंड बस 100% एश्योर्ड स्कॉलरशिप आपकी। और जो बच्चा इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के देता है, वहां पे उसको 100% स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है, साथ में 10% की एडिशनल स्कॉलरशिप भी उसको अवार्ड की जाएगी अगर वो ऑफलाइन सेंटर्स जाकर के टेस्ट देता है। तो ऑफलाइन सेंटर्स की बात करूं तो ये सारी सिटीज हैं जिनके ये सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। तो मेक श्योर करना कि आप ये टेस्ट जरूर देकर के आओ, ताकि आपको आगे चल के अपने फ्यूचर में ये स्कॉलरशिप बहुत हेल्प करे। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद अ प्यारा सा मोटिवेशन कि नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट। एग्जैक्टली भाई, अभी भी आपके पास बहुत सारा वक्त है अपने फाइनल एग्जाम्स के प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो अपना एकदम बेस्ट दो, फोड़ो अपने एग्जाम में। अभी भी आपके पास बहुत सारा वक्त है, आराम से प्रिपेयर कर सकते हो फाइनल एग्जाम्स के लिए। बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ या सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें पता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है सिलेक्टिवली परमिएबल? सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? जरा एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। तो सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस। कुछ बहुत सब्सटेंसेस की ही ये एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है। देखो भाई, इससे क्या कर रही है, वो सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? अब देखो, बाई चांस अगर आपका वो हर एक चीज को, हर एक मटेरियल को अपने अंदर एंटर करने दे देगी, तो क्या पता गलती से कोई बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर घुस जाए, कोई वायरस अंदर एंटर कर गया, या कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएगा, तो आपके सेल को क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है? आपका सेल क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब वो कुछ बहुत ही सब्सटेंसेस को आपके इन और आउट जाने की इजाजत देती है। ये तो हो गई आपकी एंट्री वाली बात। एग्जिट वाली बात बता दूं कि अगर वो किसी भी चीज की एग्जिट अलाउ कर देगी, तो क्या पता सेल के अंदर से कोई सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर से कोई सेल ऑर्गेनल क्या हो गया, बाहर चला गया, एग्जिट हो गया। तो अब एक बात बताओ, सेल के अंदर से एक सेल ऑर्गेनल गायब हो जाएगा तो वो सेल का फंक्शन क्या हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। लाइजोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनल एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं सेल की पूरी ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए। तो अगर वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सेल को फेस करने पड़ जाएंगे। यही रीजन होता है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है, और साथ साथ में जो मेटाबॉलिक चीजें आपके सेल के अंदर रिक्वायर होती हैं वो भी सेल के अंदर ही रहें, ये भी एंश्योर अप करता है। ठीक है,
Moving on to the next part या next question, how does an amoeba obtain its food? भाई ये तो 2 मार्कर का क्वेश्चन है। देखो ये या तो 2 मार्कर के क्वेश्चन में आएगा या फिर ये 3 मार्कर के क्वेश्चन में आएगा। कितने में आएगा? या तो 2 मार्कर में या तो 3 मार्कर में। तो अगर मैं अमीबा की बात करूं तो वो विद द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, विद द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस वो अपने फूड को क्या करता है? ऑब्टेन करता है। इसमें आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसमें आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ नहीं करना होता है। आपको पता है जब ये सपोज करो ये आपका अमीबा है, इसने कोई फूड का पार्टिकल देखा, ये क्या है? आपका फूड का पार्टिकल है, ठीक है। इसने कोई भी फूड का पार्टिकल देखा तो ये क्या करता है? ये एक सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। सूडोपोडिया क्या होता है आपका? इट्स अ फॉल्स फीड, ठीक है। ये क्या करता है? सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। और ये सूडोपोडिया आपके जो ये फूड पार्टिकल उसको दिखा है, ये फूड पार्टिकल जो होता है इसको क्या कर जाता है? एनगल्फ कर जाता है। क्या कर जाता है? इसको एनगल्फ कर जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। बस ये इतू सा काम होता है उसका। तो भाई फूड पार्टिकल क्या होता है? जैसे ही उसने फूड पार्टिकल देखा, वो एक सूडोपोडिया की फॉर्मेशन उसने करी। सूडोपोडिया ने इस फूड वैक्यूल को क्या कर लिया? एनगल्फ कर लिया। क्या कर लिया? एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद ये क्या करता है? फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? इट फॉर्म्स द फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के अंदर ये पूरा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है। और जितना भी खाना डाइजेस्ट होता है उसको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और यूज करने लग जाता है। एब्जॉर्ब करके उसका यूज करता है। और लास्ट में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट होता है उसको क्या कर देता है? इजेस्ट कर देता है, मतलब एक्सक्रीट कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी में से। तो इस तरीके से उसका पूरा फंक्शन परफॉर्म वो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। इतना सा आंसर था। चाहो तो ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो या उसके बारे में भी लिख सकते हो, जो आपको इजी पड़ जाए, ठीक है, जो आपको इजी पड़ जाए। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है भाई। चलो तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि नेम एंड ड्रॉ अ सेल विच डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स। तो भाई ऐसे कौन से सेल होते हैं? दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं? दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि आपका क्या करते हैं? जिनके पास इल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। क्या होता है? इल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। वो कौन से होते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या होता है उसमें? सपोज करो ये आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया के पास यहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये यहां से वो बना लो, इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे 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 घूम रहा होता है, ठीक है, ठीक है बस। और इसमें से आपको 4 पार्ट्स में लिखने, तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दो, ये उसका क्या बता दो? इल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हो, इल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। और ये उसका क्या हो गया? फ्लैजिला, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है? मूव करता है। ये क्या हो गया? उसका फ्लैजिला हो गया, जिसकी वो हेल्प से मूव करता है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें कौन आता है? आपके बैक्टीरियल सेल्स आते हैं। कौन आते हैं इसमें? आपके बैक्टीरियल सेल्स आते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है? ये पिलस होती हैं जो उनका रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। कैप्सूल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म मेंशन कर सकते हो, राइबोसोम्स या फ्लैजिला। आपको 4 पार्ट्स मेंशन करने, तो इसमें से चारों में से कोई भी एक मेंशन कर दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और राइबोसोम्स या फ्लैजिला मेंशन कर दो। सबसे इजी पार्ट्स तो यही है। 4 मेंशन करने, 4 कोई भी मेंशन कर दो जो आपको याद आ जाए, ठीक है। Moving on to the next question, how are chromatin, chromatid and chromosomes are related to each other? कैसे आपके क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम्स एक से एक मतलब एक दूसरे से क्या था? रिलेटेड होते हैं। तो क्या बताओगे इसके लिए? जरा मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद बताती हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है। तो क्रोमोसोम का बोलूं तो क्रोमोसोम आपको इस तरीके से दिखेगा। ये होते हैं, ये होता है क्रोमोसोम आपका, क्रोमोसोम होता है। इसका एक जो पेयर होता है इसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या होते हैं? इसको
एक को हम क्रोमैटिड बोलते हैं, ये पूरे को हम क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। और क्रोमैटिन जो होता है आपका, जब वो लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब जब आपका जो सेल होता है वो सेल डिवीजन नहीं परफॉर्म कर रहा होता है। क्या परफॉर्म नहीं कर रहा होता है? सेल डिवीजन नहीं परफॉर्म करता हो, जैसे कि माइटोटिक डिवीजन या मियोटिक डिवीजन, तब जो एक क्रोमोसोम होता है ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ऐसे उल्टा पुल्टा, इसी को ही हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में तब कन्वर्ट होता है जब आपका सेल क्या करता है? डिवीजन करना स्टार्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक या फिर मियोटिक डिवीजन। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? उसके में दो थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको ऐसे बना करके बताए थे, ये इस तरीके से। तो ये दो थ्रेड्स के ये पेयर को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, किसी एक को हम क्रोमैटिड बोलते हैं, ये एक आर्म को हम क्रोमैटिड बोलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होता है ना, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यही क्रोमैटिन जो होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे होकर के आपके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। जब गुच्छा होगा तो हम उसको क्रोमैटिन बोलेंगे। यही गुच्छा क्या करता है? एक प्रॉपर क्रोमोसोम का शेप ले लेता है जब आपका सेल क्या करने लगता है? डिवीजन परफॉर्म करने लगता है। और उस क्रोमोसोम की एक आर्म को हम क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक आर्म को हम बस क्रोमैटिड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डॉटर क्रोमैटिड भी या सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके गुच्छे के शेप में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आपका सेल क्या होता है? डिवीजन करना परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। यही था बस इसका रीजन, और कुछ नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहीं ना कहीं आपका लेबलिंग वाला क्वेश्चन है। लेबल द फिगर फंक्शंस गिवन इन आंसर। ए वाला जो है वो आपका क्या कर रहा है? इज द पैकेजिंग ऑर्गेनल। तो भाई पैकेजिंग और सॉर्टिंग कौन करता है? हमारा गोल्गी एपरेटस करता है। नेक्स्ट बोला है बी प्रोवाइड्स एनर्जी। तो भाई एनर्जी एटीपी कौन प्रोवाइड करता है हमको? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड सी हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, मतलब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कहीं ना कहीं मटीरियल बना करके उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। डी वो पूछ रहा है कैरीज द इंफॉर्मेशन। आपके सेल की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कौन कैरी करता है? न्यूक्लियस कैरी करता है। कौन कैरी करता है? न्यूक्लियस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल? तो भाई न्यूक्लियस क्या होता है? हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। इट्स अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जितना भी आपका हेरिडिटी मटीरियल है जो एक सेल में से दूसरे सेल में पास ऑन होता है, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। भाई अभी हमने गोल्गी बॉडीज का फंक्शन पढ़ा कि पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। वो प्रोटीन्स की पैकेजिंग और सॉर्टिंग करता है, इवन वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी करता है। उसके बाद बोल रहे हैं वो राइबोसोम्स क्या करते हैं? तो भाई राइबोसोम्स आपके क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। दिस सिंथेसाइजेस द proteins, ठीक है। where are they located in the cells? they are located on the surface of rough endoplasmic reticulum. they are located on the surface of rough endoplasmic reticulum, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज था हमारा ए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। जितना भी सिंगल सेल में डिवाइड होकर के हेरिडिटी मटेरियल आपके डॉटर सेल में जाता है वो न्यूक्लियस करवाता है। मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक्ड और डिस्पैच होता है थ्रू द गोल्गी apparatus, और इट स्टोर्स, मॉडिफाई एंड हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? हमारे प्रोटीन का प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं सेल के अंदर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? हाउ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? भाई मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है? मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, बायोजेनेसिस मतलब किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है एक तो आरईआर, है ना, और एक प्रेजेंट होता है उसमें एसईआर। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये क्या करते हैं? इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस करते हैं? लिपिड्स की। एंड वी नो दैट बोथ ऑफ दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ
बोथ ऑफ दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो भाई आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स की, और यही प्रोटीन्स और लिपिड्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में या फिर कोई भी डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में, उनकी प्लेस पे दूसरे प्रोटीन को लेकर के आने में हेल्प करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे, इसमें प्रोसेस कैसे होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन की सिंथेसिस की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड की सिंथेसिस की, और ये दोनों ने मिलकर के आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या तो रिपेयर किया या तो उनकी फॉर्मेशन करी। इसी पूरे प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते है। तो प्रोसेस जो होता है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, उसी को ही हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स आर फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर दीज आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी बॉडीज फॉर देयर मॉडिफिकेशन। उसको मॉडिफाई किया जाता है अच्छे से, और मॉडिफाई करके उनको क्या कर दिया जाता है? गोल्गी अपरेटस में से निकाल करके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा दिया जाता है, और वो फिर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, इजी था। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि गिवन बिलो इज द टेबल ऑन सेल ऑर्गेनेल कंप्लीटेड बाय एडिंग टर्म्स, नेम्स एंड फंक्शन एज पर व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, जो स्ट्रक्चर बताना है जो एनिमल और उनके अंदर नहीं फाउंड करते हैं, और फोटोसिंथेसिस। तो भाई फोटोसिंथेसिस तो प्लांट में होती है, सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। कौन करवाता है? क्लोरोप्लास्ट। इट कॉज डन बाय क्लोरोप्लास्ट। बोथ प्लांट एंड एनिमल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन पावर हाउस भाई क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल वॉल प्लांट और एनिमल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है आपके प्लांट के सेल को। ठीक है, डाइजेस्टिव बैग होते हैं, दोनों में ही प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द लाइजोसोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइजोसोम्स। ठीक है, तो भाई क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, और पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं। ये प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। स्ट्रक्चर था लाइजोसोम्स, एनिमल में और प्लांट में दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, और डाइजेस्टिव बैग्स होते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन का काम परफॉर्म करते हैं, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने का काम सेल में से करते हैं। Moving on to the next question, draw a plant cell and label the parts which determine the function and the development of a cell. Packages material, देखो ये वाला तो आपके उसमें नहीं है, तो ये वाला करने की जरूरत नहीं है। Packages material coming from the endoplasmic reticulum, ठीक है। अगर मैं प्लांट सेल का डायग्राम बनाऊं तो भाई यहाँ पे जगह ही नहीं है प्लांट सेल का डायग्राम बनाने की। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बनाते हैं प्लांट सेल का डायग्राम, जिसमें से एक बड़ा सा तो क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम न्यूक्लियस बना लेंगे इसका। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस बनाना है, गोल्गी अपैरेटस बना लो। अब भाई जगह नहीं है यहाँ पे, तो जितना बन पा रहा है उतना बना देती हूँ मैं। क्लोरोप्लास्ट बना लो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है पूरा, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं बनाने का है। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके प्रोटीन और लिपिड आ रहे हैं उसकी पैकेजिंग करता है? वो कौन होता है? गोल्गी अपैरेटस। क्या होता है वो? गोल्गी apparatus। ठीक है, प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। ये होती है आपकी सेल वॉल, ये होती है आपकी सेल वॉल। इज साइट फॉर, सॉरी सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी। ठीक है, इज अ साइट फॉर मेनी
बायोकेमिकल रिएक्शन नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ, साइटोप्लाज्म होता है वो, साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन हो रही होती है। एंड इज अ फ्लूइड इन कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जहां पे भी प्लाज्म वर्ड आता है ना, प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब वो लिक्विड पार्ट होता है सेल का। जहां पे भी प्लाज्म लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, प्लाज्म लिखा रहता है, मतलब समझ जाओ वो क्या है, लिक्विड पार्ट या कोई मैट्रिक्स पार्ट है, लिक्विड पार्ट होता है आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म था, सेल वॉल था, गोल्गी apparatus और न्यूक्लियोप्लाज्म था। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अरे न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना, चलो बनाते हैं न्यूक्लियस का डायग्राम। भाई कहाँ गया, किधर गया, किधर गया, ये रहा। चलो न्यूक्लियस का डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियस का डायग्राम फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये हमारी बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने क्या बना दिया, क्रोमैटिन बना दिया इसके अंदर। ठीक है, यहां से ये प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये बीच बीच में जो मैं जगह छोड़ रही हूँ उसको हम न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। ठीक है, और यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही हूं मैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लो। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, अरे भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हम बनाते हैं, बस इस तरीके से। ये बन गए हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। व्हाइट से लेबलिंग कर देती हूं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या हो गया, क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्रोमैटिन मटेरियल होगा, क्या हो गया, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, ये हो गई आपकी न्यूक्लियर पोर। क्या हो गया, न्यूक्लियर पोर। ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियर पोर। और ये जो ये है, ये इसकी क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई इसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बस यही मेंशन करने का है, ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूएशन में होता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है। तो क्या क्या मेंशन करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने न्यूक्लियोलस नहीं बनाया है, ये न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोलस हो गया, जिसमें आपका राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमैटिन मटेरियल हो गए। ये जो बीच में पोर प्रेजेंट होते हैं इसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और उसकी हमने मेम्ब्रेन बना ली। ये सब हो गया उसका। आया समझ में, इजी था। जिसमें से हमने न्यूक्लियोलस मेंशन करना है, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर एनवेलप। अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेंशन करना है तो वो भी मेंशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो ये पूरा डायग्राम आपको बनाना था और हमें लेबल करना था, तो हमने लेबल कर लिया। So this was all about the frequently asked question from the fundamental unit of life। अगर आपको मेरे ऐसे ही सारे सेशंस के डे टू डे नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मुझे भाई सेशन के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको टिश्यूज के भी ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जानने हैं कि नहीं जानने हैं। ठीक है, और अगर आपको मुझे फॉलो करना है पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो फटाक से जरा
सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।